डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के पिछले टॉपिक पर जिसमें हम चर्चा कर रहे थे उसी का अगला पहलू आज हम पढ़ेंगे। पिछली बार हमने चर्चा करी थी मुद्रा की परिभाषा क्या है, यानी मुद्रा का क्या अर्थ है, मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं, मुद्रा का महत्व क्या है आर्थिक और अनार्थिक क्षेत्रों में, और उसके अलावा मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं। इस तरह से मुद्रा आर्थिक गतिविधियों की कुंजी है, यानी मनी इज की ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। सभी जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो मुद्रा के कारण संभव हो पाती हैं। जैसा मैंने पहले भी चर्चा करी थी कि वस्तु विनिमय के दौर में ये सब संभव नहीं था, क्योंकि न तो मुद्रा का मूल्य का मापना संभव था, न विनिमय कर सकते थे, न मूल्य का संचय कर सकते थे। वर्तमान में जब मुद्रा का आविष्कार होने के चलते सभी तरह की गतिविधियां अब आसान हो गई हैं, और उसकी एकमात्र वजह है मुद्रा का आविष्कार। आज हम बात करेंगे मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत, जैसा कि नाम से जाहिर है, मुद्रा की मात्रा का सिद्धांत, यानी किसी भी देश में मुद्रा की मात्रा कितनी प्रचलन में है, इस आधार पर बहुत सी चीज़ें तय होती हैं। यहाँ हम बात करेंगे दो चीज़ों की कि मुद्रा की मात्रा से सामान्य कीमत स्तर कैसे प्रभावित होता है, और मुद्रा खुद का मूल्य, स्वयं मुद्रा का मूल्य कैसे प्रभावित होता है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, यानी देश में जितनी मुद्रा प्रचलन में है उस मुद्रा के आधार पर सामान्य कीमत स्तर के साथ साथ मुद्रा का स्वयं का मूल्य भी तय होता है। तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत इन दो पहलुओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि मुद्रा के परिमाण से सामान्य कीमत स्तर कैसे प्रभावित होता है, और वहीं स्वयं मुद्रा का मूल्य कैसे प्रभावित होता है। तो जो अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए, अलग अलग अपने अनुसार परिभाषाएं दी हैं, उनके मुताबिक मुद्रा का परिमाण सिद्धांत और सामान्य कीमत स्तर में प्रत्यक्ष संबंध होता है। यानी जितना मुद्रा का परिमाण अधिक होगा सामान्य कीमत स्तर उतना ही अधिक होगा, वहीं जितना मुद्रा का परिमाण कम होगा, मुद्रा की पूर्ति कम होगी, सामान्य कीमत स्तर भी उतना ही कम होगा। इसके उलट मुद्रा की मात्रा या मुद्रा की पूर्ति और स्वयं मुद्रा के मूल्य का जो संबंध है वो विपरीत संबंध होता है। जितना अधिक मुद्रा की पूर्ति होगी मुद्रा का मूल्य उतना ही कम होगा, वहीं जितना अधिक मुद्रा की मात्रा कम होगी उतना ही मुद्रा का स्वयं का मूल्य अधिक होगा। यानी दोनों में विपरीत संबंध है। और इस आधार पर प्राचीन काल से अर्थशास्त्रियों ने इस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। सर्वप्रथम मुद्रा परिमाण सिद्धांत का प्रतिपादन 1566 में जीन बॉडीन ने किया था, जो कि एक फ्रेंच अर्थशास्त्री थे। उसके बाद 1651 में एक अंग्रेज अर्थशास्त्री जॉन लॉक तथा 1752 में डेविड ह्यूम ने इस सिद्धांत को और अधिक विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया। लेकिन कालांतर में 20वीं शताब्दी आते आते कुछ प्रमुख अर्थशास्त्री, जिनमें से प्रोफेसर एडविन फिशर, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पीगू और प्रोफेसर रॉबर्टसन आदि अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार इस सिद्धांत की परिभाषा करी, इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण दिया, इस सिद्धांत को स्पष्ट किया, और उन्हीं के अनुसार इसे मुद्रा का आधुनिक परिमाण सिद्धांत कहा जाता है। बाद में इसकी व्याख्या मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा भी की गई है, जिसकी चर्चा भी यहाँ पर की जाएगी। आज हम बात करेंगे मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का जो फिशर का दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के मुताबिक इसमें मुद्रा परिमाण के दो समीकरण दिए हैं। एक फिशर का समीकरण है और दूसरा कैम्ब्रिज का समीकरण है। फिशर का समीकरण है, फिशर के अनुसार इसमें मोटे तौर पर व्यापार की मात्रा और चलन वेग को स्थिर मानते हुए मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष संबंध को परिभाषित किया गया है।
यानी इरविंग फिशर ने अपने नकद व्यवसाय दृष्टिकोण में, उन्होंने इसे नकद व्यवसाय दृष्टिकोण का नाम दिया, और इस दृष्टिकोण में उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यापार की मात्रा और चलन वेग, मुद्रा के चलन वेग को स्थिर मानने से ही इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण, इस सिद्धांत की व्याख्या की जा सकती है। प्रोफेसर इरविंग फिशर ने 1911 में एक पुस्तक लिखी, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, और इसमें इन्होंने इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, लेकिन इसके लिए उन्होंने शर्त ये लगाई कि इसके लिए एक तरफ व्यापार की मात्रा, यानी देश में जो व्यापार हो रहा है वो, और साथ ही चलन वेग, दोनों को स्थिर मानना होगा, और ये स्थिर मानने के बाद ही संभव है कि हम इसका अध्ययन कर सकें। फिशर के अनुसार कीमत का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो। ये फिशर ने स्पष्ट किया कि दोनों वहाँ बराबर होंगी जहाँ पर यानी मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों जहाँ बराबर होंगी, वहीं पर उसकी कीमत का निर्धारण होगा। यहाँ एक समीकरण इन्होंने दिया है, उस समीकरण के अनुसार यहाँ P मुद्रा के मूल्य को बताया गया है, T वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मात्रा है उसको दर्शाया गया है, M करेंसी की मात्रा, V वेलोसिटी मुद्रा का चलन वेग, M1 मुद्रा साख मुद्रा की मात्रा, और V1 साख मुद्रा का चलन वेग को दर्शाते हुए स्पष्ट किया है कि PT इक्वल टू MV प्लस M1V1, यानी इस आधार पर इस मुद्रा पूर्ति और मुद्रा मांग के समीकरण को स्पष्ट किया गया है, और इसमें बताया गया है कि दोनों के बराबर होने पर, यानी मांग और पूर्ति के बराबर होने पर ही मुद्रा की कीमत का निर्धारण संभव हो सकता है। अब हम बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति। जहाँ तक मुद्रा की पूर्ति का प्रश्न है, इसमें हम मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के चलन वेग को शामिल कर सकते हैं। यानी फिशर के दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के चलन वेग दोनों को शामिल करते हैं। मुद्रा की मात्रा में मुद्रा की करेंसी की मात्रा और साख मुद्रा की मात्रा को शामिल करते हैं। एक तरफ मुद्रा की पूर्ति है, तो दूसरी तरफ मुद्रा में शामिल किए जाने वाले जो तत्व हैं, जिनमें से नोट, सिक्के और साख मुद्रा के रूप में दर्शाया गया है। इस तरह से मुद्रा की जो चलन गति है उसको भी इसमें मुद्रा की मात्रा के साथ साथ शामिल किया गया है। मुद्रा की चलन गति क्या है? मुद्रा की चलन गति का तात्पर्य है मुद्रा की एक इकाई द्वारा एक वर्ष में कितनी बार वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जाती हैं। चलन गति अर्थात कुल राष्ट्रीय उत्पाद या प्रचलन में मुद्रा की मात्रा, इसको चलन गति कहा है। वहीं मुद्रा की मांग की जहाँ तक बात है, मुद्रा की मांग को भी यहाँ परिभाषित करते हुए फिशर ने कहा है कि मुद्रा के द्वारा हम विभिन्न आवश्यकताओं की पूरा करते हैं, इसलिए मुद्रा की मांग भी करनी पड़ती है। यानी व्यक्ति मुद्रा की मांग क्यों करता है? क्योंकि मुद्रा से विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। फिशर के विनिमय दृष्टि समीकरण में मुद्रा की मांग में व्यापारिक सौदे तथा कीमत स्तर को शामिल किया गया है। व्यापारिक सौदों में एक वर्ष में बाजार में बिक्री के लिए आने वाले विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा से है। वहीं कीमत स्तर से अभिप्राय एक निश्चित समय में व्यापारिक सौदों की प्रत्येक इकाई की औसत कीमत से है। ये मोटे तौर पे मुद्रा की मांग के दो तत्व हैं, व्यापारिक सौदे और कीमत स्तर। इस तरह से फिशर का समीकरण बताता है कि अगर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर भी बढ़ेगा, और मुद्रा की पूर्ति कम होती है तो कीमत स्तर भी कम होगा। वहीं मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध है। जहाँ मुद्रा की पूर्ति कम होगी वहाँ मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा,
जहाँ मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी मुद्रा का मूल्य वहाँ उसके विपरीत होगा। यानी मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के मूल्य में दोनों में विपरीत संबंध होता है। इस तरह से मुद्रा के मांग और पूर्ति के समीकरणों के आधार पर फिशर ने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि मुद्रा की पूर्ति और मांग के बराबर रहने पर ही उसकी कीमत का निर्धारण संभव हो सकता है। इस तरह से कुछ यहाँ फिशर के समीकरण की कुछ आलोचनाएं दी गई हैं। इन आलोचनाओं की चर्चा हम कल करेंगे। यहाँ इतना ही जान लेना उचित होगा कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत का संबंध सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा के स्वयं की कीमत या स्वयं के मूल्य से संबंधित होता है। जहाँ एक तरफ मुद्रा के परिमाण है वहीं दूसरी तरफ सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा का मूल्य है। सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा के परिमाण अथवा मुद्रा की पूर्ति दोनों में प्रत्यक्ष संबंध है, वहीं सामान्य की मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में दोनों में विपरीत संबंध है। इस आधार पर फिशर ने इसे स्पष्ट करते हुए बताया कि मुद्रा की मात्रा के आधार पर ही सामान्य कीमत स्तर तय होता है, मुद्रा की मात्रा के आधार पर ही मुद्रा का मूल्य तय होता है, और इसके लिए मुद्रा की मांग और मुद्रा के पूर्ति के जो तत्व हैं वो इसके इसको पढ़ते हुए उनको ध्यान में रखना आवश्यक होता है। और इस आधार पर एडविन फिशर ने उन्हें मुद्रा परिमाण सिद्धांत के आवश्यक तत्वों के रूप में उनका उल्लेख किया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।